नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हेल्थ फर्स्ट। दर्शकों, आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि अलग अलग बीमारियां हमें हो जाती हैं, लेकिन इन बीमारियों से आपको बचना कैसे है, निजात कैसे पाना है, और अगर इलाज आप लेते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक से ये इलाज संभव है, बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आशीष गोयल मौजूद हैं, जो कि नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और कंसल्टेंट हैं, लेजर स्पेशलिटी जनरल सर्जन हैं और साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार सर, क्योंकि लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ऐसे में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, पाइल्स होना, कैसे आप इसको देखते हैं? आम पब्लिक का एक्सरसाइज के प्रति रुझान बहुत कम हो रहा है। बाकी सब इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं कि एक्सरसाइज को छोड़ के या एक्टिविटी वाली चीज़ों को छोड़ के लोग सारे सब अपन सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इजीली एसेसिबल, सब चीज़ें इजीली मिल रही हैं, घर बैठे मिल रही है। इवन शॉपिंग के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा। इवन कोविड के बाद अपन ने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है उसकी वजह से वी आर ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्टेड आवर फिजिकल एक्टिविटीज़। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो रही हैं, हाइपरटेंशन हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उनमें से ही एक चीज़ कॉन्स्टिपेशन है, जिसको अपन आम भाषा में कब्ज बोलते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी का कारण हो सकता है, बीमारी का सिम्टम हो सकता है, किसी बीमारी को इंडिकेट कर सकता है कि अब हाँ हमें बड़ी बीमारी हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन कैन बी आइदर ऑफ द थिंग। बीमारी हो सकती है, बीमारी का कारण हो सकता है, और बीमारी से उत्पन्न समस्या हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक सीडेंटरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है जी। तो अपने को अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना चाहिए। अपने को जब भी मौका मिले या अपनी बिजी शेड्यूल में से अपने को अपनी हेल्थ के लिए या अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए जी। सर, पाइल्स की अगर बात करें, अगर किसी मरीज को पाइल्स हुआ है या मल द्वार में कोई समस्या है, इस बात का पता कैसे चलेगा, लक्षण क्या है? मोस्टली बेसिकली जो भी मल द्वार में कोई भी दिक्कत होती है या फिर मोशन के रास्ते पे कोई भी दिक्कत होती है, तो जनरली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है दो चीज़ों से। या तो प्रेजेंट करता है कि हाँ मुझे मोशन के रास्ते पे ब्लड आ रहा है, या फिर वो प्रेजेंट करता है कि मुझे मोशन के रास्ते पे सीवियर पेन हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब हमें माइनर सिम्टम्स होते हैं, माइनर ब्लड आता है या माइनर पेन होता है, तो अपन उसको इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ऐसे ही हुआ होगा। बट मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि कभी भी छोटा सा भी सिम्टम्स हो तो उसको अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वी शुड गेट इट इवेल्यूएटेड। हमें उससे डॉक्टर के पास जाके अच्छे से इवेल्यूएट करवाना चाहिए कि कभी कभी छोटे सिम्टम्स भी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। अपन ये सोचें कि पाइल्स ही हुआ है, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। कुछ मेजर इशू भी हो सकता है, अनलेस हम डॉक्टर के पास जाके उसको रूल आउट कर लें, हमें घर नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल। मोशन के रास्ते पे जब भी कोई दिक्कत होती है तो आम भाषा में सब लोग ये समझते हैं कि पाइल्स ही हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। जनरली कॉमन बीमारियाँ होती है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जो कि कॉमनली 90% टाइम्स होती है, बट 10% टाइम्स कुछ रेयर बीमारीज भी हो सकती है। उनमें से कैंसर एक प्रमुख बीमारी है जो कि हो सकती है। उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड आते हैं और अपन इनिशियल स्टेजेस में उसको इग्नोर कर देते हैं जी। जनरली अगर पाइल्स होता है, पाइल्स जनरली प्रेजेंट करता है पेनलेस ब्लीडिंग के साथ, मतलब ब्लीडिंग होती है बट उसमें पेन नहीं होता। मोस्टली पाइल्स में पेन नहीं होता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है। फिशर एक दूसरी बीमारी है जिसमें मल द्वार पे एक कट लग जाता है, वो मोशन हार्ड आने की वजह से होता है और उसमें सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग कम होती है। थर्ड बीमारी जो मैंने आपको बताई वो है फिस्टुला इन नैनो। मोशन के रास्ते पे एक फुंसी बनती है जिसको अपन इनिशियल स्टेजेस में इग्नोर कर देते हैं, एक बॉयल या एक फोलिकुलाइटिस समझ के कि कोई बाल तोड़ हुआ होगा, बट वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, जिसके लिए हमें फिर ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। सर, ये बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं और बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से अंतर है, और आम भाषा में या अपन अगर लोकल लेवल पे चेक कराते हैं तो अपने को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता उन चीज़ों का। सर, क्योंकि आपने ये बताया, कॉन्स्टिपेशन की बात कर ली, पाइल्स के बारे में बताया, फिशर, और जिस तरह आप अलग अलग बीमारी बता रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए, प्रिवेंट कैसे किया जाए, इलाज क्या है? सबसे बड़ा रूट कोज
इन सब बीमारियों का कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जो अपन अभी खान पान जो अपना चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स जंक फूड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि हम अपना एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करें। अपना जो भी हम दिन में करते हैं, अपना काम है, इवन इफ़ यू आर हैविंग सिटिंग वर्क, ठीक है, तब भी अपने बिजी शेड्यूल में से या अपने वर्क में से ट्राई टू फाइंड आउट सम टाइम कि आप इवन काम करते करते भी जैसे आपका कंप्यूटर का जॉब है तो भी आप उठ के बीच बीच में यू शुड ट्राई टू मोबिलाइज योर सेल्फ, ठीक है। और खान पान की यहाँ तक अपनी बात अपन कर रहे थे। खान पान में आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स आपको लेना है। फ्लूइड डजंट मीन सिर्फ पानी। फ्लूइड का मतलब है दूध, दही, छाछ, लस्सी, वॉट एवर, एटलीस्ट यू शुड हैव 3 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड इनटेक। 3 से 4 लीटर आपको तरल पदार्थ आपको लेना ही लेना है। खाने की बात जहाँ तक अपन करते हैं कि खाना नॉर्मल डाइट आप ले सकते हैं। नॉर्मल डाइट के साथ आप ध्यान रखें कि अपनी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर्स जा रहे हैं। फाइबर्स रहेंगे तो मोशन का अमाउंट ठीक होगा। मोशन का अमाउंट ठीक होगा तो बॉडी को उसको पुश करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जी सर, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये खतरा बढ़ जाता है? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे ही यूट्रस गर्भाशय का साइज़ बढ़ता है तो वो इंटेस्टाइन या अपनी आंतों पे जोर लगाता है। उसकी वजह से बॉडी को फूड को आगे पास करने में दिक्कत होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे विशेष ध्यान देना पड़ता है कि ऐसी दिक्कत ना है। प्रॉपरली अपने को फूड हैबिट्स और एक्सरसाइजेस प्रॉपर करनी है ताकि प्रॉब्लम आने से पहले अपन उसको कंट्रोल कर सकें। सर, जो आपने बीमारी बताई, पाइल्स बताई, फिशर बताई है, और जो भी अलग अलग ये जो बीमारियां होती हैं, इनका प्रिवेंशन क्या है? किस तरह हमें उपचार करना है या प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, ये आपने बताया। क्या इलाज किस तरह से होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ इलाज में भी प्रिवेंशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अपन उसको बचाव ही उपचार है, इनिशियल जो है, ठीक है। तो अपने को डाइटरी हैबिट्स सुधारनी है, अपने को लाइफस्टाइल सुधारनी है। उसके बाद भी अपन ये सब करने के बाद भी अगर पाइल्स, फिशर या कोई भी परेशानी हो जाती है तो वी शुड गेट इट इवेल्युएटेड। अपने को उसको चेक कराना है, अपने को राइट डायग्नोसिस पे पहुंचना है कि वास्तव में हमें है क्या। बिकॉज बीमारियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इनके ट्रीटमेंट डिफरेंट है। पाइल्स और फिशर की बात करें, इनिशियल ग्रेड ऑफ पाइल्स एंड फिशर्स कैन बी मैनेज्ड बाय मेडिसिन्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपन इनको मैनेज कर सकते हैं। फिस्टुला या पाइलोनेल साइनस जो बीमारी है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड वी नीड टू गो फॉर सर्जरी। इनका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। सर्जरीज 2 तरह की होती हैं। पहले आजकल हर सर्जरीज के लिए जो रेडिकल सर्जरीज होती थी या मैक्सिमली इन्वेजिव सर्जरी होती थी जिनके लिए बड़ा इंसिजन लगाया जाता था, आजकल मेडिकल साइंस इज मूविंग फ्रॉम मैक्सिमली इन्वेजिव सर्जरी टू मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। क्या मतलब है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का? कि कम से कम बॉडी को हार्म किए हुए वी वांट टू गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचा के कम से कम चीरा लगा के हमें बीमारी को ठीक करना है। तो सर, ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये जो टेक्निक्स हैं अब प्रचलन में आ गई हैं? बिल्कुल, अभी भी एक्चुअली दीज आर न्यू थिंग्स। मेनी ऑफ द सर्जन्स या मेनी ऑफ द डॉक्टर्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स कि इनका थ्रू दीज टेक्निक्स इलाज संभव है। बट आई वांट टू गिव दिस मैसेज, लेजर्स या मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स के थ्रू इन बीमारियों का इलाज अब संभव है। जी सर, लेजर और मिनिमल जो आप बता रहे हैं, ये एक ही चीज़ है? लेजर इज अ डिवाइस, लेजर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इट इज़ हेल्पफुल फॉर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज। जो बिना चीरे वाली सर्जरीज होती हैं या फिर मिनिमम चीरे वाली सर्जरीज होती हैं उसमें लेजर्स का रोल है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम लेज़र टेक्निक भी करते हैं तो उससे भी इन बीमारियों का उपचार संभव है? बिल्कुल, लेज़र से इन बीमारियों का उपचार संभव है और बहुत हद तक सक्सेसफुल है। सर, ये टेक्निक जो लेज़र टेक्निक है बहुत ज़्यादा आपने कहा प्रचलन में भी है, किस तरह से ये कार्य करती है? लेज़र्स जैसा कि सब आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड प्रोटीन। ये 2 अपने बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब लेज़र क्या करती है? लेज़र इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेज़र जाती है, हीट जनरेट करती है और हीट जनरेट करके बॉडी के जो इन वाटर और प्रोटीन है इनका डीनेचुरेशन करती है और इफेक्ट जनरेट करती है। सर, लेज़र टेक्निक जो है उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नॉर्मली लोग ये मानते हैं कि लेज़र टेक्निक अच्छी नहीं होती है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लेज़र इज़ ए न्यू थिंग। जब भी कोई नई चीज़ डेवलप होती है या नई चीज़ आती है
तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं होते, विद टाइम और रिजल्ट्स सबके सामने नहीं होते। तो ये सब चीज़ें विद टाइम आती हैं। तो नाउ टाइम हैज़ कम कि नाउ आई कैन से कि दीज थिंग्स आर एस्टेब्लिश्ड, यू कैन डायरेक्टली यू कैन go straight forward with these surgeries, you can make use of these surgeries and आपकी लाइफ को आप सिंपल बना सकते हैं। आपका जो ओपन सर्जरीज़ की मॉर्बिडिटीज़ होती हैं कि जैसे बड़ा चीरा आ रहा है, आपको लंबी ड्रेसिंग करानी पड़ रही है, आपको लंबी ड्रेसिंग्स के बाद भी आपने देखा है कि दोबारा बीमारी हो गई है, तो उन सब चीज़ों से लेज़र्स के द्वारा बचा जा सकता है। जी सर, लेज़र टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, तो अगर लेज़र टेक्निक से कोई उपचार करवाता है, कोई फ़ायदा उसको होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली देयर आर लॉट मेनी बेनिफिट्स। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका घाव कम आता है। घाव जो ओपन सर्जरीज़ में आता है, स्पेशली इन फिस्टुला सर्जरीज़, उसके कंपेरेटिव घाव बहुत कम आता है। आपको हॉस्पिटलाइज कम टाइम के लिए रहना पड़ता है। मेनी ऑफ द सर्जरीज कैन बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, आपको बेहोश नहीं करना पड़ता। दे कैन बी डन ऑन डे केयर बेसिस। आप आएंगे, यू कैन गेट ऑपरेटेड एंड यू विल बी डिस्चार्ज सेम डे। आपका ब्लड लॉस कम होता है, कोई भी बॉडी के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कम होती है और कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लेस। जी सर, लेज़र टेक्निक के लिए एक आम धारणा है कि ये बहुत महंगी होती है, क्या वाकई में कॉस्टिंग ज़्यादा है इसकी? कॉस्टिंग के बारे में जहाँ तक बात की जाती है, कॉस्टिंग अपन ये मान सकते हैं कि इनिशियल कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, इट कैन बी 1.5 टाइम्स, बट ओवरऑल देखा जाएगा तो जैसे ओपन सर्जरीज में आपको बहुत ड्रेसिंग्स करानी पड़ती, नंबर ऑफ डेज तक आपके वर्क लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आप काम पे नहीं जा सकते लंबे टाइम तक। तो लेज़र सर्जरीज में ऐसा नहीं है। लेज़र सर्जरीज में इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी इन अ डे और 2 यू कैन रिज्यूम योर वर्क, ठीक है, आप काम पे जा सकते हैं, आपका कोई बिजनेस का लॉस नहीं होता, आपके ऑफिस का लॉस नहीं होता, आपको लंबी ड्रेसिंग्स नहीं करानी पड़ती, तो आपको लंबे टाइम तक मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सस्ता पड़ता है। इनिशियल कॉस्ट आपको एक बार लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ओवरऑल दे आर चीपर। चलिए, इसके बारे में आगे भी जानते रहेंगे और कैसे आपको बीमारी का उपचार मिलेगा ये भी आपको डॉक्टर आशीष गोयल बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और डॉक्टर आशीष गोयल दर्शकों हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, आपको आपकी बीमारियों के लिए इलाज बता रहे हैं। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और जनरल सर्जन हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, आपसे लगातार हम टेक्निक्स जान रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा अब मेडिकल साइंस जो है आगे बढ़ चुका है। लेज़र टेक्निक के लिए आप बता रहे थे कि बहुत आपको आसानी हो जाती है, लेकिन इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आगे देखने को मिल सकते हैं? लेज़र का कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, लेज़र्स आर इन यूज़ फ्रॉम लास्ट 5 to 8 years, बट अभी तक ऐसा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट लेज़र्स का नहीं है। रादर ओपन सर्जरीज़ के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि लेज़र सर्जरीज़ के अल्टीमेटली बेनिफिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेज़र सर्जरीज़ में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई घाव नहीं आता, कोई चीरा, मिनिमम चीरा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चीरा नहीं लगता। वुंड हीलिंग बहुत फास्ट होती है, मतलब चीरा नहीं लगता, छोटा घाव आता है तो फिर वुंड हीलिंग बहुत फास्ट होती है। फिस्टुला के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कभी कभी फिस्टुला होता है, हम इंडियंस जनरली चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है। तो फिस्टुला इज़ वन ऑफ द डिजीज़ जिसमें ऐसा होता है कि इनिशियली ये स्टार्ट होता है एक छोटे से फॉलिकुलाइटिस या छोटी सी फुंसी से स्टार्ट होता है, और विद टाइम मोशन के रास्ते के आसपास बहुत सारी फुंसी, बहुत सारे ओपनिंग्स डेवलप हो जाती हैं। उस कंडीशन में ओपन सर्जरीज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इन दोज कंडीशंस लेज़र इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। विदाउट कॉजिंग मच हार्म टू द पेशेंट्स अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और लेज़र इन सर्जरीज़ में हमेशा ये जगह ऐसी है कि रिकरेंस एक प्रॉब्लम रहती है कि रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ओपन सर्जरीज़ के बाद अगर रिकरेंस होती है तो पेशेंट बिल्कुल टूट जाता है, वो दोबारा से सर्जरी कराने के लिए कंसेंट नहीं देता। बट लेज़र सर्जरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। पेशेंट को इवन रिपीटेड किसी पेशेंट को अगर दोबारा सर्जरी भी करवानी पड़ती है तो भी उसको कोई हार्म नहीं होता। मोशन के रास्ते की सर्जरी, चाहे पाइल्स ले लो, चाहे फिशर ले लो, चाहे फिस्टुला ले लो, ऑपरेशन के बाद मोशन ना रुक पाने की या इनकंटिनेंस की परेशानी एक हो सकती है, बट विथ लेज़र
इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। इस तरह का कोई भी दिक्कत होने की चांसेस या तो बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत रेयर है। एज अ सर्जन सर, आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को, लेज़र टेक्निक या फिर नॉर्मल सर्जरी? Definitely, I'll recommend laser surgeries for all the cases because this is the latest technique. Not only this is latest technique, this is the best technique available. सर, क्योंकि लेज़र टेक्निक के लिए आपने बताया कि थोड़ी सी महंगी स्टार्टिंग में आपको लग सकता है बिल्कुल। जी, लेकिन इसके अलावा बाकी अच्छी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब आपका वर्क लॉस नहीं होता, आप यू रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटीज़ इमीडिएटली ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी। बाकी ओपन टेक्निक्स के साथ ऐसा नहीं है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इवन डॉक्टर सेज कि इवन मैं भी ओपन सर्जरीज भी करता हूँ, बट इवन आई से कि यू कैन रिज्यूम योर वर्क, बट वुंड इतना बड़ा होता है, आपको पेन इतना सीवियर होता है कि यू कांट रिज्यूम योर वर्क इमीडिएटली इवन 10-20 डेज आफ्टर सर्जरी। जी सर, आप बहुत लंबे टाइम से इस पर काम कर रहे हैं, 8 साल लगभग आपने बताया बिल्कुल हो गया है। ऐसे में कोई ऐसी केस हिस्ट्री है आपकी या कोई पेशेंट जो बहुत सीरियस रहा हो, गंभीर बीमार? बिल्कुल। फिस्टुला की मैं बात करता हूँ। फिस्टुला में कभी कभी अब हम इतना इग्नोर कर देते हैं कि एक ओपनिंग की जगह वहाँ पे 4 से 5 ओपनिंग्स बन जाती है। उस केस में अगर अपन ओपन सर्जरी की तरफ जाते हैं तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये होता है कि मोशन के रास्ते पे जो वॉल्व होता है, जो कि अपने मोशन को मोशन अपने आप ना निकल जाए उसको कंट्रोल करता है, वो उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस सर्जरी को करना सर्जन के लिए भी बड़ा चैलेंज होता है। विथ लेज़र वो जो इनकंटिनेंस है, मोशन ना रुक पाने की समस्या है, उससे 100% आप निजात पा सकते हैं और यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। सर, ये मल द्वार यानी कि मोशन एरिया जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आपसे अब आगे वेरिकोज वेन्स के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या है वेरिकोज वेन्स। सिंपल भाषा में अपन बात करें तो वेरिकोज वेन्स सिर्फ सूजी हुई नसें होती हैं पैरों की। जो पैरों की नसें होती है, जो स्किन के जस्ट नीचे जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें फुलाव आ जाता है, उनको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं और बड़े बुजुर्ग बच्चे ये क्या किसी को भी हो सकता है? बिल्कुल, वेरिकोज वेन्स किसी को भी हो सकता है। मोस्टली वेरिकोज वेन कब होता है? जिसका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम हो। मोस्टली ये टीचर्स में होता है, आर्मी पर्सनस में होता है, इवन सर्जन्स में होता है, ठीक है, जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग काम है। पुलिसमैन्स में होता है, ठीक है, या फिर ओबीस जो मोटापा जिनको ज़्यादा है उनमें वेरिकोज वेन ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनका इमीडिएटली पोस्ट प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। बिकॉज क्या होता है इसमें अपना बॉडी का सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। बॉडी में 2 तरह की वेसल्स होती हैं, एक प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एक इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। प्योर ब्लड जो कैरी करती हैं वो हार्ट से अपनी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है, फिर फर्दर बॉडी ऑर्गन से कुछ एक नसें हार्ट को वापस जाती हैं। अब जो पैरों में होता है वो ये होता है कि अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करना पड़ता है फ्रॉम लेग्स टू हार्ट। अब उस कंडीशन को फैसिलिटेट करने के लिए बॉडी में वाल्व्स होते हैं। अब वेरिकोज वेन्स क्यों बनती है? जब ये वाल्व्स में कुछ खराबी आती है किसी भी कारण से, तो एक प्रेशर जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है वो ऊपर की तरफ ना जाते हुए, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर ना जाते हुए नीचे स्टेसिस होने लग जाता है ब्लड का। वॉल्व्स जो कि यूनिडायरेक्शनल ब्लड को फ्लो कराते हैं लेग से हार्ट की तरफ, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर पैरों में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है। सूजन आने से आगे चल के पैरों का कलर चेंज होने लग जाता है, डिस्कलरेशन होने लग जाता है, ब्लैकिश कलरेशन होने लग जाता है, और उसके आगे चल के अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाता है, पैरों में से ब्लीडिंग होने लग जाती है जी। यानी कि बहुत सीरियस हाँ, आगे चल के ये चीज़ अगर कंट्रोल टाइमली नहीं की जाए तो ये बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। जी सर, उपचार क्या है इसका? इनिशियल स्टेजेस में अगर माइनर वॉल्व इनकॉम्पिटेंस है तो वी कैन मैनेज देम कंजर्वेटिवली। कंजर्वेटिव का मतलब है कि विदाउट सर्जरी वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। हमें अपनी लाइफस्टाइल, जो कि अपन ऑलरेडी बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपने को करना पड़ेगा। स्पेसिफिक इसके बारे में बात करें तो बीच बीच में हमें कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन के रखनी चाहिए। जिन लोगों को वेरिकोज वेन की डिजीज़ है या वेरिकोज वेन बनने के चांसेस हैं, जैसे टीचर्स हैं, पुलिसमैन्स हैं, आर्मी पर्सनस हैं, सर्जन्स हैं, दे शुड वियर स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ड्यूरिंग दियर वर्क टाइम। जब भी आप लंबा खड़ा रहना है, लंबा आपको चलना है, तो आप स्टॉकिंग्स पहने। जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू एलिवेट द लिम्ब, आप पैर को थोड़ा सा अपने हार्ट लेवल से थोड़ा सा उठा के रखें,
तो these are the two things that can प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ वेरिकोज वेन या प्रोग्रेशन ऑफ वेरिकोज वेन। अगर वेरिकोज वेन बन जाती है और अपने कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं या फिर हायर वॉल्व्स में इनकॉम्पिटेंस हो जाती है या वो ख़राब हो जाते हैं, देन सर्जरी इज़ द ऑप्शन। जी सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने बहुत सारे नाम लिए कि किस किस को ये हो सकता है वेरिकोज वेन्स, महिलाएं या लड़कियाँ हील्स बहुत पहनती हैं, क्या वो भी रीज़न बन सकता है? हील्स पर से कैन कॉज जॉइंट पेन्स, पर वेरिकोज वेन्स सिर्फ हील्स पहनने से नहीं होता है। सर, उपचार आपने बताया, लेजर टेक्निक क्या इसमें भी कारगर? बिल्कुल। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, वेन्स जो बॉडी में होती हैं वो दो तरह की वेन्स होती हैं, एक होती है सुपरफिशियल वेन्स, एक होती है डीप वेन्स। मेजॉरिटी ऑफ ब्लड डीप वेन्स से जाता है, 80% ऑफ द ब्लड्स डीप वेन्स कैरी करती हैं। सुपरफिशियल वेन्स में जब इनकॉम्पिटेंस होती है तभी वेरिकोज वेन्स होती है। अगर वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं और दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाला ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, उससे अगर वेरिकोज वेन्स नहीं ठीक हो रही हैं तो वी नीड टू गो फॉर सर्जरी। सर्जरी दो तरह की होती है, जो वन इज़ ओपन सर्जरी, सेकेंड इज़ लेज़र सर्जरी। ओपन सर्जरी हम क्या करते हैं कि जो पूरी सुपरफिशियल वेन है उसको निकाल देते हैं। अभी जो लेटेस्ट लेज़र सर्जरीज का प्रचलन बढ़ा है, उसमें रादर देन रिमूविंग द होल वेन, हम उस वेन को अंदर ही अंदर एब्लेट कर देते हैं। एब्लेट का मतलब है उसको डिसफंक्शनल कर देते हैं ताकि वो आगे चल के ब्लड को ट्रांसमिट नहीं करती है। उस वजह से जो एक प्रेशर जोन क्रिएट होता है स्किन पे, वो प्रेशर जोन क्रिएट नहीं होता और फर्दर डैमेज नहीं होता स्किन का, और जो अल्सर्स बने होते हैं उस वजह से वो हील होने लग जाते हैं। सर, तो लेज़र टेक्निक के फ़ायदे क्या क्या हैं? लेज़र टेक्निक के फ़ायदे वही सब जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि लेज़र से कोई चीरा नहीं आता, ठीक है, कॉस्मेटिक होती है, वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट इन अ डे, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होते, ठीक है, और इमीडिएटली नेक्स्ट डे या विद इन 2-3 डेज पेशेंट अपने काम को रिज्यूम कर सकता है। और सर 100% इसके बाद जो बीमारी है उससे मुक्ति मिल बिल्कुल, इसके बाद 100% बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। सर, तो ये तो आपने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, लेज़र टेक्निक के लिए खास तौर पर आपने बताया है, बीमारियों के बारे में बताया है। एक फाइनल मैसेज दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे? फाइनल मैसेज मेरा दर्शकों को यही रहेगा कि आजकल बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल सीडेंटरी की जगह एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी फूड हैबिट्स को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फूड हैबिट्स में विशेषकर हमें वाटर कंटेंट्स अपनी डाइट का इंक्रीज़ करना होगा और हाई फाइबर डाइट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। कोई भी समस्या आपको होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की अपन बात करें कि अपन उसको इग्नोर करते जाते हैं जब तक कि वो बड़ी ना हो जाए। इवन ब्लीडिंग होती है मोशन के रास्ते से, तो उसको भी हम बहुत इग्नोर करते हैं अनलेस कि ट्रबलसम ब्लीडिंग ना हो जाए। तो हमें टाइमली इसका चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि वो समस्या जो कि एक छोटी समस्या है उससे बढ़कर कोई बड़ा रूप ना ले ले। लेज़र्स या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का प्रोक्टोलॉजी या फिर ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। यू कैन डायरेक्टली गो अहेड विद दीज सर्जरीज विदाउट एनी सेकंड थिंकिंग इन योर माइंड। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप पहले ही अपना ख्याल रखेंगे तो आपको उपचार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप उपचार लेते हैं तो सही डॉक्टर से लेना ज़रूरी है और साथ ही साथ क्या आपको प्रिकॉशंस रखने हैं ये भी वो बताएंगे। आशीष गोयल हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े और उन्होंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नमस्कार। फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।